दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप इंडिया से फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम हर स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस बताएंगे जो आपको फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करने में इंडिया से हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप इंडिया से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि और कौन कौन सी कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट करती है। इंडिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्री फार्मास्यूटिकल ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। इससे ये होगा कि आप उस कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए टारगेट नहीं करिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ क्या क्या है फार्मास्यूटिकल में। सबसे नंबर 1 पे जो है वो है जर्मनी। जर्मनी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोडक्ट्स का। जर्मनी में पूरे दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 14.9% यानी कि 14% से भी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है जर्मनी अकेला एक्सपोर्ट करता है। जर्मनी के बाद आता है स्विट्ज़रलैंड जो कि सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। उसके बाद बेल्जियम, फिर फ्रांस, उसके बाद इटली आता है, उसके बाद यूएसए आता है, फिर आयरलैंड आता है, उसके बाद नीदरलैंड्स आता है, उसके बाद यूके आता है और फिर इंडिया आता है। ये टॉप 10 एक्सपोर्टर्स थे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के, यानी कि आपने देखा कि इंडिया नंबर 10 है। इंडिया इज द 10th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। तो ये हो गया क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी कंट्री इंपोर्ट करती है फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो टॉप इंपोर्टर देख लेते हैं यहाँ पे। नंबर 1 जो इंपोर्टर है वो यूएसए है। नंबर 2 इंपोर्टर जो है वो जर्मनी है। नंबर 3 इंपोर्टर जो है वो बेल्जियम है। नंबर 4 में फ्रांस आ रहा है, उसके बाद यूके आ रहा है, उसके बाद इटली आ रहा है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड आ रहा है, उसके बाद जापान है, फिर स्पेन, फिर कनाडा, उसके बाद नीदरलैंड्स, रशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद चाइना, फिर ब्राज़ील और फिर पोलैंड। ये 16 इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे यूएसए जो है लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का इंपोर्टर है। ठीक है, और एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है। तो बहुत सी कंट्री ऐसी होती है जो पूरी दुनिया से माल इंपोर्ट करती है, फिर अपनी कंट्री से उसको री एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स में यूरोप में नीदरलैंड्स फेमस है कि नीदरलैंड्स क्या करता है कि पूरी दुनिया से फ्रूट्स को इंपोर्ट करता है, फिर वो री एक्सपोर्ट करता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि कैसे ऐसा हो सकता है कि जर्मनी जो है नंबर 1 फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्टर भी है और इंपोर्टिंग में भी नंबर 2 पे आ गया। ठीक है, तो आप ये मत देखिए, आप डेटा के हिसाब से देखिए कि ये लोग इंपोर्ट करते हैं, तो आपको इंपोर्टिंग कंट्री को टारगेट करना है। ठीक है, तो क्योंकि यूएसए सबसे बड़ा इंपोर्टर है आज की डेट में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, तो आप यूएसए को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऐसे भी लोग यूएसए में एक्सपोर्ट करना बहुत चाहते हैं और यूएसए, यूके ये सब कंट्री में एक्सपोर्टर्स जो है एक्सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होती है। ऐसे भी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होती है। अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस भी करते हैं फार्मास्यूटिकल का तो आपको पता होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होती है और अगर आप एक्सपोर्ट कीजिएगा तो और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि एक्सपोर्ट में फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करने में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले आपको आपके पास बिजनेस का लीगल बिजनेस एंटिटी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट से पहले ये देख लेते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। देखिए, अगर आप जो हैं ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है फार्मास्यूटिकल में या मेडिसिन की बिजनेस में, ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, तो आपको पता होगा कि आप प्रोडक्ट कहाँ से लीजिएगा। जो लोग नए हैं उनको क्या करना होगा, जो टॉप कंपनीज है फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इंडिया में है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उनसे बात करना पड़ेगी कि आपका प्रोडक्ट हम डोमेस्टिक में नहीं बल्कि आपका हम इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। इस तरह से आपको जो है प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको कंपनी से मिल के जुल के ले लेना है। जिस तरह से यहाँ पे कैसा होता है, डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप कोई शॉप खोलते हैं मेडिसिन की, ठीक है, तो क्या करते हैं, आप कंपनीज को कांटेक्ट करते हैं, वो लोग अपनी मेडिसिन आपको देते हैं, आप सेल करते हैं। तो आपको वैसे ही मेडिसिन कंपनी से ले लेना है, मगर आपको अपनी शॉप में सेल नहीं करना है बल्कि एक्सपोर्ट करना है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं ना। जो लोग इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए हैं उनको लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स यानी कि मेडिसिन हम किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। आपको तो मेडिसिन लेना है कंपनी से, जो डोमेस्टिक इंडिया की जो कंपनी से उनसे लेना है। ठीक है, आपको लेने के बाद उसको मार्केट करना है, आपको उसको एक्सपोर्ट कर देना है। ये बहुत मुश्किल लेना, आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट में आता है वो लीगल बिजनेस एंटिटी। आपके पास एक बिजनेस एंटिटी होना चाहिए, मतलब जिसको बोलते हैं कंपनी, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप की कंपनी हो या पार्टनरशिप कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या किसी और फॉर्म की भी एक कंपनी है। एक आपके पास एक कंपनी होना चाहिए बस। उसके बाद उस कंपनी के नाम पे करेंट अकाउंट होना चाहिए ऑब्वियसली।
उसके बाद आपके पास एक जीएसटी नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आमतौर से कंपनी, करंट अकाउंट और जीएसटी नंबर, ये जो भी लोग डोमेस्टिक लेवल पे भी बिजनेस कर रहे हैं उनके पास ये तीनों चीज़ होती है। एक्स्ट्रा जो चीज़ लगेगी एक्सपोर्ट करने के लिए वो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर आज की डेट में एक दिन में बन जाता है। 500 रुपये इसकी फीस है, 500 रुपये दीजिएगा, आप सुबह अप्लाई कीजिएगा, शाम तक आपके हाथ में आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। और वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो जिंदगी भर आपका एक ही कोड काम आता रहेगा, ठीक है। ये कोड क्या है? ये कोड ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक नंबर दे दिया गया है, वो आपका रेफरेंस नंबर है कि लो अब तुम जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो और ये तुम्हारा रेफरेंस नंबर है, इस नंबर के जरिए तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो, बस यही और कुछ नहीं ना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है RCMC, यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये RCMC बहुत मैंडेटरी नहीं ना, यानी कि देखिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होते हैं, हर प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका जुड़ा हुआ उसका अपना एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है जो कि इंडियन गवर्नमेंट की बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन से, इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में जो आप मेंबर बनते हैं तो वहाँ से आपको RCMC मिलता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कम सर्टिफिकेट मिलता है। ये एक तरह से बहुत मैंडेटरी है। अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर नहीं बनिएगा, आप उनसे RCMC नहीं लीजिएगा तो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाइएगा, आप एक्सपोर्ट कर लीजिएगा बिल्कुल, मगर बहुत सी बेनिफिट्स हैं, बहुत सी एडवांटेजेस हैं जिससे आप महरूम रह जाइएगा, जिसके आप फैसिलिटी नहीं ले पाइएगा। इसलिए हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है, कोई भी एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको बोला जाता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर बन जाओ और वहाँ से RCMC ले लो। जो फीस होती है ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे फार्मा की बात कर रहे हैं, फार्मा की अभी कितनी फीस चल रही है हमको नहीं पता है, ठीक है। किसी की 8,000 फीस होती है, किसी की 10,000 होती है, किसी की 3,000 फीस होती है, अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग फीस होती है। तो आप फार्मास्यूटिकल के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में कॉल कीजिएगा या मेल कीजिएगा और उनसे आप बोलिएगा कि आप उनको मेंबर बनना है। और कॉल करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपको डायरेक्ट मेंबर बनना है तो उनकी वेबसाइट में आप जाइएगा, वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई फॉर मेंबरशिप करके एक बटन होगा, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मेंबरशिप के लिए, ठीक है। फार्मास्यूटिकल का जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसकी वेबसाइट है farmexcel.com, PHARM, excel excel.com, farmexcel.com में आप जाइएगा, यानी कि फार्मास्यूटिकल की जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जाइएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, कैसे मेंबर बनना है, कि कहाँ अप्लाई करना है, हर आपको चीज़ पता चल जाएगी। जब आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर बनते हैं तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है जो कि एक्सपोर्ट करने के बाद भी आपको काम आती है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स मिलते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में मेंबर नहीं रहिएगा तो आपको वो इंसेंटिव्स नहीं मिल पाएंगे, आप उससे महरूम हो जाइएगा। तो बेहतर है कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में मेंबरशिप ले लीजिए। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और इंसेंटिव के अलावा ये लोग आपको मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। मार्केटिंग के अलावा आपको ये प्रोडक्ट क्वालिटी में हेल्प करते हैं। आपको अगर सप्लायर नहीं मिल रहा है तो उसमें हेल्प करते हैं। मान लीजिए आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि कौन सी कंपनी जो है वो मेडिसिन अच्छा बनाती है, तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं, ये आपको अच्छी कंपनी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको हर पॉसिबल हेल्प करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है उसका काम ही है कि एक्सपोर्टर्स को हेल्प करे एक्सपोर्ट करने में। ये लोग खुद एक्सपोर्ट नहीं करते हैं बल्कि एक्सपोर्टर्स को हेल्प करते हैं, तो ये बैठे हैं आपको हेल्प करने में। और ये इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी है, ठीक है, तो ट्रस्ट आप इसको कर सकते हैं। कोई आपको टेंशन नहीं लेना, आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में मेंबर बन जाना है। कुछ पैसे हैं वो देने के बाद मेंबरशिप ले लेना है और इससे पूरा फायदा उठाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, मेंबर बन जाते हैं, मेंबर बनने के बाद बैठ जाते हैं और फायदा नहीं उठाते हैं। फायदा उठाने के लिए आपको बार बार कॉल करना पड़ेगा, बार बार वहाँ जाना पड़ेगा। कोई भी सवाल हो आपको आगे बढ़ के पूछना पड़ेगा। वो लोग थोड़ी आएंगे आपको जवाब देने के लिए, आपको खुद आगे बढ़ के पूछना पड़ेगा कि सर ये कैसे होगा, सर ये प्रोडक्ट ठीक है, सर कहाँ मार्केटिंग करें, कौन सी कंट्री बेहतर है, सर यहाँ पे कौन सा बेहतर एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है। जितने सवाल आपके जहन में आते हैं, सर बायर कैसे मिलेगा, हर सवाल आप इनसे कीजिए, बढ़ के आगे बढ़ के कीजिए, तो आपको ये लोग भी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। आप मेंबरशिप लेने के बाद आप अपने घर में अपने ऑफिस में बैठ जाइएगा, इनसे कांटेक्ट नहीं कीजिएगा तो ये लोग थोड़ी आपके पास आके हेल्प करेंगे, ठीक है। और ओकेजनली रेगुलर बेसिस पे, ओकेजनली तो नहीं, रेगुलर बेसिस पे जो है फेयर्स लगते रहते हैं फार्मास्यूटिकल से या हर प्रोडक्ट से एक्सपोर्ट के, उसमें भी ये लोग आपको हेल्प करते हैं। आपको ट्रेड में जाने के लिए जो फेयर होता है, जो किराया जिसको बोलते हैं, वो वो लोग कंसेशन करवा देते हैं। हर पॉसिबल हेल्प आपको ये लोग करते हैं एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आप मेंबरशिप ले लीजिए। ये हो गया एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। RCMC लेना भी एक हद तक आप कह सकते हैं कि ज़रूरी ही है, ठीक है। बस इतने डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। 3 तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे, यानी कि बिजनेस बनाना, करंट अकाउंट खोलना, GST, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो एक दिन में आपको मिल गया, और RCMC, बस यही डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं ना। अगर बायर मांगता है कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, वो बात की बात है, बेसिक डॉक्यूमेंट यही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हो गया तो आप क्या कीजिएगा। डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद आपको अपना एक्सपोर्टर प्रोफाइल बनाना है।
बायर से कांटेक्ट करने से पहले आपको अपने तौर पे रेडी हो जाना है, ठीक है। यानी कि रेडी होने का मतलब ये है कि बायर अगर आपसे बात करे और आपको आपके बारे में ज़रा वो इंक्वायरी करे तो पता चले कि आप एक्सपोर्टर हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना इंटरनेट में जो प्रोफाइल्स है, आजकल इंटरनेट की दुनिया है, हर आदमी हर बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो इंटरनेट में उसकी प्रेजेंस है। तो आपको इंटरनेट में क्या करना है, गूगल माई बिजनेस पेज बना लेना है, एक फेसबुक में अपना एक पेज बना लेना है, बिजनेस पेज एक बना लेना है अपनी कंपनी के नाम से, ठीक है। ट्विटर में कंपनी के नाम से पेज बना लेना है, ठीक है। अपनी एक वेबसाइट बनवा लेना है। आजकल वेबसाइट बहुत सस्ते बन जाती है। अगर आप थोड़ी भी टेक सेवी हैं तो आप खुद यूट्यूब में वीडियो देके खुद से वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी से 5,000 दे के 3,000 दे के वेबसाइट एक छोटी सी बनवा सकते हैं। आपने अपनी कंपनी की वेबसाइट बना ली, जो जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हैं कंप्लीट डिटेल के साथ आपने वहाँ पे डाल दिया, पूरा शोकेस कर दिया, हर इन्फॉर्मेशन आपने अपनी वेबसाइट में डाल दी। अब आप रेडी हो गए। अब आपको बायर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बायर का डेटा आपको मिलेगा। बायर तो नहीं, पहले बायर का डेटा मिलेगा, यानी कि बायर का ईमेल एड्रेस हो सकता है, बायर का फ़ोन नंबर हो सकता है, ये आपको ढूंढने की कोशिश करना है। तो बायर कैसे मिले, बायर कैसे मिले, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाई है जिसमें हमने 20-22 तरीके बताए हैं जिससे आप बायर ढूंढ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उससे आपको 20-22 तरीके पता चल जाएंगे जहाँ से आपको बायर मिल सकता है। यहाँ पे आप सिंपल समझ लीजिए कि सिंपल आप गूगल करके भी बायर ढूंढ सकते हैं। बायर का डेटा मिलेगा आपको, ईमेल एड्रेस मिल जाएगा बायर का फ़ोन नंबर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, उस ईमेल एड्रेस में आपको मेल करना है। मेल आप कैसे लिखिएगा, बहुत लंबा मेल मत लिखिएगा, बहुत शॉर्ट मेल लिखिएगा, ठीक है। 1-2 सेंटेंस में अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दीजिएगा, अपने बारे में बता दीजिएगा कि आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं और अपना वेबसाइट का लिंक दे दीजिएगा और बोल दीजिएगा सर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ चेक आवर वेबसाइट। वो आपकी वेबसाइट चेक करेंगे, वेबसाइट के अंदर जाने के बाद पूरी डिटेल उनको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप बहुत लंबा मेल लिखिएगा तो ज़्यादातर लोग आपका मेल जो है वो ओपन ही नहीं करेंगे, खोलेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो मेल एकदम शॉर्ट लिखिएगा, शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करा देना अपने आप को, ठीक है। ये हो गया, एक बार मेल कर दिया, वो लोग रिप्लाई नहीं देंगे हो सकता है, फिर आपको एक दोस्त के बाद दोबारा फिर मेल कर देना, फिर हो सकता है रिप्लाई नहीं दे, फिर एक दोस्त के बाद दोबारा फिर मेल कर देना। उसके बाद अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो आप 2-3 बार मेल करने के बाद आप डायरेक्टली कॉल भी उनको कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर मैंने आपको मेल किया था, मेरा ये ईमेल आईडी है, ये कंपनी का नाम है। जब 2-3 बार आप मेल कर लीजिएगा तो उनके दिमाग में आपकी कंपनी का नाम कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। वो भले आपको मेल ओपन करे या ना करे, वो देख लेंगे यहाँ से मेल आया है, वो उनके दिमाग में नाम बैठ जाएगा, ठीक है। फिर आप जब कॉल कीजिएगा ना तो वो समझ जाएंगे अच्छा इस कंपनी से यहाँ से तो मेल आया था। फिर आपकी बात करने में सहूलत बन जाएगी। एक समझ लीजिए एक लिंक बना हुआ होगा कि हाँ आप मेल उनको सेंड कर चुके हैं, फिर आप उनको कॉल करके बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जितना पर्सनलाइजेशन होगा, यानी कि आप फ़ोन में बात कीजिए या फेस टू फेस मिलिए, उतना ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ मेल वेल से काम नहीं चलता है, ठीक है। तो आप उनको कॉल कीजिएगा, कॉल करके अपने बारे में और बताइएगा, ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि बायर को कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि बायर से आपको परचेस ऑर्डर लेने की कोशिश करना है। बायर को अपना सामान बेचने की और परचेस ऑर्डर से लेने की कोशिश करना है। परचेस ऑर्डर उसने दे दिया तो समझ लीजिए यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है। जैसे ही परचेस ऑर्डर आपको मिला, आपको परचेस ऑर्डर को वेरीफाई करवाना है कि हाँ ये परचेस ऑर्डर जो है वो फेक तो नहीं ना, वैलिडेट करवा लेना है कि हाँ जेन्युइन है। उसके बाद आपको आपका अपना जो प्रोक्योरमेंट है, यानी कि आपको जो भी मांगा गया है उस माल की तैयारी शुरू कर देना और फिर इसको आपको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको वहाँ से अगर आपने एडवांस पेमेंट नहीं ली है तो फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करने के बाद पेमेंट रियलाइज हो जाएगा, पेमेंट आप ले लीजिएगा। अगर एडवांस पेमेंट ले ली तो बहुत अच्छा है। आपको कोशिश करना है कि एडवांस पेमेंट दे दे, अगर दे देते तो सबसे अच्छा है, मगर चांसेस है कि एडवांस शुरू में नहीं मिलेगा। मगर आपको कोशिश करना है कि एडवांस मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो ठीक है, आप किसी और टर्म में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि एलसी में ट्रेड हो आपकी। हालांकि शुरुआत में हो सकता है कि आपको के लिए एलसी वो लोग नहीं खोले, क्योंकि एलसी जब खोलता है कोई इम्पोर्टर तो उसको अपने बैंक में अच्छे खासे पेमेंट देना पड़ता है, वो उसकी एक्स्ट्रा एलसी ओपनिंग चार्ज देना पड़ता है, तो वो उसका लॉस थोड़ा हो जाता है या उसको महंगा पड़ता है। तो शुरुआत में हो सकता है वो एलसी ना खोले, मगर आपको कोशिश कर रहे हैं कि एलसी ही खुलवाइए और अगर ना खोले तो किसी और टर्म में भी आप काम कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको काम करना है, ठीक है। मगर आप याद रखिए कि आपके कंडीशन में चाहिए कि एलसी में काम करना है और पेमेंट एडवांस चाहिए अगर हो जाए तो, ठीक है। 50% एडवांस, 50% एलसी, ठीक है। क्योंकि पेमेंट आपको जितनी जल्दी पहले मिल गया उतना आप जो है ना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ अब फ्रॉड नहीं हो सकता है। मगर एक बात याद रखिए कि जिस तरह से आप डर रहे हैं कि आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, उसी तरह से बायर भी डरता है कि कहीं आप उसके साथ फ्रॉड ना कर लीजिए, क्योंकि वो भी आपको नहीं जान रहे। हो सकता है कि बायर्स के जहन में भी ये ख्याल रहता है कि एक्सपोर्टर जो है वो तो फ्रॉड नहीं कर लेगा, तो कोई भी ऐसा रास्ता हो जहाँ पे दोनों सेफ और सिक्योर फील करें अपने आप में, उस तरह से आपको टर्म्स आपको लेके चलना है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको पैसे मिल गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको इंसेंटिव लेना है गवर्नमेंट से। इंसेंटिव आप जब लीजिएगा तो गवर्नमेंट आपको RCMC मांगेगा, जो आपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आपको मिली थी, वो आपने दिया, आपको इंसेंटिव मिल गया। और इंसेंटिव काफ़ी अच्छा खासा इंसेंटिव होता है, ठीक है। लेने के बाद आप जो है उसका आपका पूरा साइकिल एक्सपोर्ट ही खत्म हो जाती है, ठीक है।
तो ये था A to Z ऑलमोस्ट कि आप किस तरह से फार्मास्यूटिकल के या मेडिसिनल प्रोडक्ट्स किस तरह से आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में एक और वीडियो का लिंक हम दे रहे हैं जहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। और हम फार्मास्यूटिकल के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की जो वेबसाइट है जहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट का डिटेल है, वहाँ पे हम वो आपको उसका लिंक दे दे रहे हैं। वहाँ पे आप जाके देखिए कि आप अपने आपके स्टेट में या आपके सिटी में क्या फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का कोई ऑफिस है। दिल्ली में उसका मेन ऑफिस है, हैदराबाद में उसका मेन ऑफिस है, दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में और चेन्नई में उसका रीजनल ऑफिस है। ठीक है, अगर इन 5-6 सिटी में आप रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं रहते हैं तो आप उनसे मेल करके बात कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं, या फिर आप उनसे जाके भी दूसरी ट्रेन पकड़ के चलिए, या कि आप उनसे बात कर लीजिए, उनसे मिल लीजिए। उनसे कॉन्टैक्ट आपके जितने अच्छा रहेंगे उनसे वो आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो आपको पहचाने कि हाँ ये भी एक एक्सपोर्टर है, इस तरह से आप उनसे रिलेशन बिल्ड कर लीजिए। ठीक है, बायर तो अल्टीमेटली मिल ही जाता है आपको। ठीक है, थोड़ी कोशिश कीजिएगा, बायर आपको मिल ही जाएगा, और एक्सपोर्ट भी अल्टीमेटली आप कर ही सकते हो ही सकता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। मगर ये है कि आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ी कंसिस्टेंटली आपको जो है टाइम देना पड़ेगा उसके पीछे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।